वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हमने ये देखा कि सीड क्या है, किस चीज़ का बना होता है, कैसे डेवलप करता है। फिर सीड्स के जनरेशन के टाइप्स भी हमने देखे और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे जो पिक्यूलियर टाइप के थे, जैसे कि ज़्यादातर मोनोकॉट्स में। अब ये है कि हमने आपको पहले भी बताया था कि सीड जर्मिनेट करने में दो मुख्य कारण होते हैं। एक तो ये कि सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है इसलिए कि उसको कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं अवेलेबल हो रही है। तो मैंने बताया था कि ऐसे सीड्स को जो सिर्फ इसीलिए जर्मिनेट नहीं करते हैं कि उनको कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं अवेलेबल होती है, उनको क्विसेंट सीड्स बोलते हैं। और दूसरा कंडीशन ये होती है कि सीड इसलिए नहीं जर्मिनेट कर रहा है क्योंकि वो खुद ही मैच्योर नहीं हुआ है, भले वो फल से अलग हो गया हो। समझ रहे हैं? तो जो सीड्स इमैच्योर होते हैं या जिनमें आफ्टर राइपनिंग की जरूरत पड़ती है, मैच्योरिटी की जरूरत पड़ती है, उन्हीं सीड्स को हम डॉर्मेंट सीड्स बोलते हैं। तो डॉर्मेंट सीड्स, जो प्राइमरी डॉर्मेंसी है, वो इसीलिए आती है कि ये सीड्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर इमैच्योर मेटाबॉलिज्म वो जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। आज हम एक छोटा लेक्चर ले रहे हैं जिसके बाद हम सीड्स के जर्मिनेशन में जो मेटाबॉलिज्म है, जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस चेंज होती हैं या जो रिक्वायरमेंट है, वो टेकअप करने वाले हैं। तो इसलिए आज बीएससी लेवल का एक टॉपिक हम ले रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जर्मिनेशन में जरूरी होते हैं या जिनका प्रभाव जर्मिनेशन पर पड़ता है। तो अगर इसे देखा जाए तो वो फैक्टर्स 5 की संख्या में होते हैं। पहला होता है वाटर, यानी पानी, चाहे वो लिक्विड कंडीशन में हो चाहे वो मॉइस्चर के कंडीशन में हो, उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है। दूसरा कंडीशन है कि जिस जगह वो रखा हुआ है तो वहां के वायुमंडल की क्या दशा है, यानी एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन क्या है, यानी नॉर्मल गैसेस कितने परसेंटेज में है और पोल्यूटेंट्स अगर हैं तो वो ज़्यादा हैं या कम हैं। जो तीसरा है वो है तापमान, कि टेम्परेचर का एक रेंज है। आप जानते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए एक टेम्परेचर का रेंज होता है। क्योंकि उसमें एंजाइम काम करते हैं, तो हर एंजाइम का अपना एक टेम्परेचर का रेंज होता है। वो रेंज अगर अवेलेबल नहीं होगा तो एंजाइम काम नहीं करेगा, तो उससे जो रिएक्शन रेट है उस पर प्रभाव पड़ता है। फिर पहले ये नहीं मालूम था, लेकिन अब ये मालूम हो गया है कि लाइट की भी असर पड़ता है और सॉइल पर भी असर पड़ता है कि जिस सॉइल में सीड को हमने सो किया है, बोया है, उस सॉइल का क्या रोल है, वो सॉइल किस तरीके से जर्मिनेशन पर अपना प्रभाव डाल सकती है। तो हम पहले लेंगे पानी। इससे पहले कि हम शुरू करें पानी के बारे में बताना, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उससे भी पहले सीड जर्मिनेशन को कौन सी चीज अफेक्ट करती है, वो है वायबिलिटी। यानी सीड तभी जर्मिनेट करेगा जब वो वायबल होगा। तो वायबिलिटी किस तरीके से, यानी वायबिलिटी पर क्या इफेक्ट होता है, टाइम ऑफ स्टोरेज।
तो स्टोरेज का टाइम जरूरी नहीं है कि आप किसी सीरियल ग्रेन्स को या किसी और फ्रूट के सीड्स को कभी भी बो दें तो वो ग्रो ही कर जाए। तो उसकी वायबिलिटी कम होती चली जाती है जैसे जैसे स्टोरेज टाइम बढ़ता चला जाता है। तो इसमें अभी हम लोगों को ये मालूम है कि जो सबसे ज़्यादा वायबल सीड होता है स्टोरेज में वो लोटस का होता है। लोटस का मान के चलते हैं, हालांकि बहुत पुराने सीड्स भी मिले हैं, करीब करीब 2000 साल पुराने भी मिले हैं, लेकिन नॉर्मली जो पीरियड है वो 400 साल का है कि लोटस सीड्स जो है अप टू 400 ईयर्स तक वायबल रह सकते हैं। बाकी जैसे गेहूं वगैरह है, अगर गेहूं को आप 10 साल रख दीजिए तो 10 साल के बाद बहुत मुश्किल से 10 या 15% सीड्स ही वायबल होंगे। तो इस फैक्टर्स के अलावा और जो मेन जो अफेक्टिंग कंडीशन होती है वो होती है स्टोरेज की। तो इसका जो है, जो सीड प्रोडक्शन वाली कंपनियां होती हैं इसका बड़ा ध्यान रखती हैं कि जो हम सीड को इशू कर रहे हैं, बाजार में रिलीज कर रहे हैं, उसका स्टोरेज कितना तक हो सकता है। ठीक है, तो ये तो अलग ही एक टॉपिक है स्टोरेज के बारे में। वाटर हमें सीड्स को कैसे मिल सकता है? लिक्विड फॉर्म में ज्यादातर मिलता है, लेकिन जैसे ऑर्किड्स वगैरह के सीड्स हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, करीब करीब ज्यादा अंडर डेवलप्ड होते हैं, उनके लिए मॉइस्चर के रूप में भी पानी की अवेलेबिलिटी हो जाती। पानी अगर मॉइस्चर है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, 100 से ज़्यादा है, 150% तक ह्यूमिडिटी है, तो वो पानी वहीं से अवेलेबल हो जाता है और सीड्स जर्मिनेट कर जाते हैं। लेकिन लिक्विड, अब लिक्विड के बाद क्या होगा कि सीड में आप जानते हैं कि सीड के बाहर क्या होता है? कोट। सीड कोट जो है नॉर्मली इम्परमिएबल होता है, नॉर्मली इम्परमिएबल टू वाटर होता है, जल्दी ही उसमें पानी प्रवेश नहीं करता है, इसलिए उसको पानी में भिगो करके या टाइम लेता है। तो जो सीड टाइम ले रहा है वो पानी को कैसे लेगा? सबसे पहला प्रश्न है कि इसमें वाटर कैसे आएगा। तो वो आप याद रखिए कि वो जो प्रोसेस है वो क्या है? इम्बाइबिशन है। कोई एब्जॉर्प्शन, कोई डिफ्यूजन, कोई ऑस्मोसिस, कोई मास फ्लो नहीं है, सिर्फ क्या है? इम्बाइबिशन है। तो अक्सर ये सवाल एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है कि द वाटर, द सोक्ड सीड कंटेन्स और टेक वाटर बाय मीन्स ऑफ विच फिनोमेना। तो क्या होगा उसका आंसर? इम्बाइबिशन है। इम्बाइबिशन बेसिकली ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन है, क्योंकि हो सकता है कि उस सवाल के आंसर में डिफ्यूजन भी लिखा हो, ऑस्मोसिस भी लिखा हो, इम्बाइबिशन भी लिखा हो, तो आपको इम्बाइब वाला प्रोसेस ही लिखना है, डिफ्यूजन नहीं है। इसे हम डिफ्यूजन क्यों कह रहे हैं? बिकॉज वाटर मूव डाउन द ग्रेडियंट, डाउन द ग्रेडियंट है, यानी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ है। तो ऐसा आप जानते हैं कि जब आपने वाटर पोटेंशियल पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, तो उसमें जो मैट्रिक्स होता है
मैट्रिक्स कहते हैं, किसे कहते हैं? पदार्थ को, यानी मैटर। तो मैट्रिक्स पोटेंशियल एक होता है, एक फैक्टर होता है जिसे कहते हैं मैट्रिक पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, मैट्रिक पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल से मिलकर बनता है। ये हम जानते हैं कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल प्लस मैट्रिक पोटेंशियल। तो मैट्रिक्स का हम नॉर्मल जो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया में हम देखते हैं तो वहां मैट्रिक्स का बहुत ज्यादा असर हमको नहीं दिखाई देता है, इसलिए हम वहां पर वाटर पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है उसमें साई और साई प्लस साई पी दो ही चीज लिखते हैं, यानी केवल ऑस्मोटिक पोटेंशियल लिखते हैं प्लस प्रेशर पोटेंशियल लिखते हैं, क्योंकि ऑस्मोसिस रिवर्स भी हो सकती है अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए। तो मैट्रिक्स यहां हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैट्रिक्स क्या होता है कि मैट्रिक्स का जो पोटेंशियल है वो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो पानी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और आकर्षित करने को आप क्या बोल सकते हैं? एक शब्द और है जिसे हम वाटर लविंग को बोलते हैं, वो क्या है? वो है हाइड्रोफिलिक, यानी ऐसे मटेरियल जो वाटर लविंग होते हैं उन्हें हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। तो यहां ऐसी कौन सी चीज है सीड में जो कि हाइड्रोफिलिक है और बहुत तेजी से पानी को अट्रैक्ट कर रही है? तो वो क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन है जिसकी वजह से पानी जो है बाहर से अंदर की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब इस अट्रैक्शन में क्या करता है कि सीड कोट एक हिंड्रेंस का काम करता है। अगर वो हाईली इम्परमिएबल है तो पानी उसमें प्रवेश नहीं करेगा, तो ऐसे सीड जर्मिनेट होने में ज्यादा टाइम लेंगे, यानी उन्हें सोक करना पड़ेगा या उन्हें प्री ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो ज्यादातर जो डॉर्मेंट सीड होते हैं उसमें जो डॉर्मेंसी होती है वो ड्यू टू इम्परमिएबल सीड कोट की वजह से होती है। और अगर उनकी इम्परमेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब जैसे जैसे कम हो रही है कि इम्परमेबल नहीं है, थोड़ी थोड़ी परमेबिलिटी बढ़ रही है, उसी हिसाब से सोकिंग टाइम बढ़ता और घटता है। फिर जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है वो ज्यादा सोलन हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन क्या है, पानी सोख के बहुत ज्यादा फूल जाती है। तो जो सोलन सीड्स का भी एक ग्रेडियंट बनता है, यानी ऐसे जैसे मान लीजिए आपने मटर पी है, पी को सोक किया और वीट को सोक किया, पी या ग्राम। तो जो सोलननेस है, यानी जो डिफरेंस इन सोलननेस है, वो वीट की कम होगी और पी की ज्यादा होगी। मान लीजिए आपने ये एक पी को सोक किया है और एक वीट को सोक किया है, तो पी वाला इतना बड़ा हो जाएगा सोक करके, जबकि ये सिर्फ इतना ही बड़ा होगा। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? कंटेंट ऑफ प्रोटीन पर। अगर ज्यादा प्रोटीन है तो सीड्स जो है सोकिंग टाइम ले करके वाटर को इम्बाइब करके ज्यादा फूल जाएंगे, और अगर कार्बोहाइड्रेट है केवल तो वो कम फूलेंगे। तो वाटर, पहला जो फैक्टर है वो है वाटर। वाटर की अवेलेबिलिटी ये डिसाइड करती है कि सीड कितनी जल्दी जर्मिनेट करेगा, और जब वाटर इम्बाइब हो जाता है
तो जब इम्बाइब हो जाता है तो वो डिफ्यूजन के जरिए सेल के अंदर पहुंच जाता है, और सेल के अंदर जब हाइड्रेशन होता है तो मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। ये पानी उन्हें कैसे मिलेगा? तो पानी तो ऐसे मिलेगा, या तो सीधे पानी हो। पानी किस पे डिपेंड कर रहा है? वाटर उस पे सॉल्यूशन पर भी, यानी जिस सॉल्यूशन के रूप में आप, यानी जो पानी सीड है उसमें जो आपने पानी डाला हुआ है वो एकदम डिस्टिल वाटर तो डालते नहीं है, तो वो किसी न किसी से मिलकर सॉल्यूशन बना लेता है। तो इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि पानी कितना ज्यादा सीड को अवेलेबल है कि नहीं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर। तो सिंपल सी बात है, ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा तो पानी उल्टी दिशा में जाने लगेगा बजाय सीड के में जाने के। तो ये कंसंट्रेशन डिपेंड किस पर करता है कि आपने किस मीडियम में सीड को सोक किया हुआ है। तो मीडियम क्या है? अगर आपने जमीन में लगाया हुआ है तो जमीन का जो सॉइल का जो कंपोजिशन है, अगर सैलाइन सॉइल है तो वहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन। एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन हमने लिखा जरूर है, लेकिन बेसिकली यहां पर हम किन चीजों को ध्यान दे रहे हैं? ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पॉल्यूटेंट्स। तो हम एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल थिंकिंग है कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं जो 20% ऑक्सीजन के रहने पर जर्मिनेट कर सकते हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें इतने ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है या हिंड्रेंस पैदा होता है। तो ऐसे तमाम वो सारे बीज हो सकते हैं, सीड्स हो सकते हैं जो ऐसे वातावरण में जर्मिनेट करते हो जहां पर ऑक्सीजन लेवल कम रहता हो नेचुरली। तो कहां कम रहेगा? जब वो पानी में होंगे। ठीक है, तो पानी वाले के लिए जैसे 8% ऑक्सीजन, ये किसको सपोर्ट करेगी? टाइफा को। टाइफा सीड्स जो है 8% ऑक्सीजन पर ज्यादा सपोर्ट करते हैं जर्मिनेशन को। इसी प्रकार एक और इंपॉर्टेंट प्लांट है, वो है साइनोडॉन। ऑल्दो ये पॉलीप्लॉयड है, नॉर्मली ट्रिप्लॉयड प्लांट है, लेकिन फिर भी सीड तो वायबल बनते ही हैं और जर्मिनेट भी करते हैं। तो 8% ऑक्सीजन होगी तभी सीड जर्मिनेट करेगा। अगर 20% या 21% यानी बिल्कुल ओपन में आपने साइनोडॉन के सीड को रखा हुआ है तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। तो इसलिए साइनोडॉन का सीड वगैरह या लेटिव इसको रखना है तो पानी में डुबा के रखिए, इसको ढक दीजिए ताकि धीरे धीरे उसकी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए। फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फर्क है। हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है नेचुरली जब बढ़ेगी तो ये रिवर्स में ही काम करेगी, यानी ऑक्सीजन के। तो जब ये इंक्रीज्ड होती है
तो जर्मिनेशन को रोकती है, हाइंडर्स दी जर्मिनेशन, हाइंडर्स दी जर्मिनेशन, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, इट इज इंक्रीजिंग, और उसी के साथ साथ ऑक्सीजन भी बढ़ रही है। तो अगर ऑक्सीजन भी बढ़ रही है तो बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं जो हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए तो वो जर्मिनेट कर जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज्ड है और ऑक्सीजन भी इंक्रीज्ड है तो जर्मिनेशन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एट्रीप्लेक्स में, एट्रीप्लेक्स एक प्लांट है, ये उसका मैंने उदाहरण दिया है कि जहां पर अगर आपको समझ में आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, वहां पर आप अगर ऑक्सीजन की भी मात्रा बढ़ा दें तो वहां पर जर्मिनेशन फेवरेबल हो जाता है। बहुत से ऐसे भी हैं जहां पर जर्मिनेशन नहीं होता है तेज, जैसे मान लीजिए अभी तो हमने ये देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही थी तो हमने ऑक्सीजन को भी बढ़ा दिया तो जर्मिनेशन हो गया। लेकिन कुछ जगह ऐसे भी हैं जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का जब कंसंट्रेशन बढ़ता है तो जर्मिनेशन भी बढ़ता है। तो वो जर्मिनेशन है बढ़ता है, जैसे घास है एक फ्लेयम प्राटेंस, इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इनके सीड्स में जर्मिनेशन भी बढ़ जाएगा। तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात हुई। अब दूसरी बात जो हम यहां करना चाह रहे हैं वो ये है कि एक गैस हमारे पास इथाइलिन भी है। क्योंकि इथाइलिन भी एक गैस है और इसी के साथ ही एक ग्रोथ रेगुलेटर भी है। तो जब इथाइलिन इंक्रीज होगी तो ये जर्मिनेशन को रोकेगी, हाइंडर्स दी जर्मिनेशन। वैसे कहीं कहीं कुछ ऐसी स्टडीज भी हैं जहां पर इथाइलिन जर्मिनेशन को प्रमोट करती है, लेकिन चूंकि बाय वर्च्यू ऑफ इसका जो नेचर है, प्लांट ग्रोथ रिटार्डर का नेचर है, इसीलिए जब भी इथाइलिन एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी तो जर्मिनेशन रुकेगा। और अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन परऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ओजोन, ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, ये पॉल्यूटेंट्स जैसे अमोनिया, ये जब बढ़ेंगे तो ये क्या करेंगे, लोअर्स द रेट ऑफ जर्मिनेशन। तो अगर हमारे एटमॉस्फेयर में जहां पर हमने सीड को रखा हुआ है और वहां पर पोल्यूटेंट्स की मात्रा ज्यादा है तो सीड जर्मिनेशन देर से होता है या नहीं होता है। मेजॉरिटी केस में जो परसेंटेज ऑफ जर्मिनेशन है, जैसे मान लीजिए 90% सीड जर्मिनेट करना चाहिए तो वो घट करके 60, 50, 40 पर आ जाता है अगर पोल्यूटेंट्स ज्यादा है तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, टेम्परेचर का है। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में हम जानते हैं
कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक किसका होता है? एंजाइमिक एक्टिविटी का। चूंकि एंजाइमिक एक्टिविटी का यही रेंज है, इसलिए जर्मिनेशन का भी यही रेंज है मेजॉरिटी में। जर्मिनेशन का भी यही रेंज है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनको कूलर एनवायरनमेंट चाहिए, जो लोअर टेम्परेचर पर ही जर्मिनेट करते हैं। उनके लिए बहुत छोटा सा टेम्परेचर का रेंज होता है जो लोअर उस पर करते हैं। जो कूलर में है उसमें नेचुरल सी बात है कि जो टेम्परेट रीजन्स के प्लांट्स हैं उसमें 25 से नीचे ही होगा तब भी जर्मिनेट कर जाएगा, और जो ट्रॉपिकल एरियाज के प्लांट हैं उसमें 25 से 35 के बीच में रहेगा तो हो जाएगा, और कभी कभी 35 से ऊपर भी जर्मिनेट कर जाता है। लेकिन ऐसी स्टडीज नहीं है कि 40 से ऊपर करता हो। 40 से ऊपर की अभी कोई स्टडी ऐसी हमारे पास नहीं है जो ये शो करती हो। लेकिन यहां दूसरी सोचने वाली बात है कि ये टेम्परेचर जो है वो असर किस पे डाल रहा है। तो वो किस पे असर डाल रहा है? सेल मेम्ब्रेन पर। तो सेल मेम्ब्रेन पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है। परमिएबिलिटी इंक्रीज हो रही। तो इस वजह से जब टेम्परेचर बढ़ रहा है सेल की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो सेल में पानी का आना और दूसरे अन्य पदार्थों का आना जाना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी अपने हायर स्टेटस, हायर रेट पर होने लगते हैं। तो बेसिक जो रीजन है टेम्परेचर का वो किस पर है? सेल मेम्ब्रेन पे। दूसरे क्या है कि टेम्परेचर एलोन वो काम नहीं करता है। हो सकता है वो टेम्परेचर लाइट के साथ भी मिल करके कोई असर दिखाता हो। तो इसमें ये पता चला है कि जहां कूलर एनवायरनमेंट है वहां पे डार्कनेस वो ग्रोथ, जर्मिनेशन को प्रमोट करती है। यानी अगर कम तापमान है और आपको सीड को ग्रो कराना है तो आपको उसे डार्क में रखना पड़ेगा, और अगर ज्यादा तापमान है यानी ट्रॉपिकल एरिया है तो वहां पर कम तापमान के साथ लाइट की भी जरूरत पड़ेगी। डार्कनेस की यहां है कूलर में, और ट्रॉपिकल में जहां पर वार्मर एटमॉस्फेयर होता है वहां पर टेम्परेचर के साथ साथ किसी भी सीड को लाइट की भी जरूरत पड़ती है। अगर उसे लाइट में रख दिया जाए और तापमान बढ़ा दिया जाए तो वो आसानी से जर्मिनेट कर जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो चौथा है वो क्या है? लाइट है। तो लाइट वाले में हम क्या करते हैं, अगर कोई भी रिएक्शन है या कोई भी प्रोसेस है तो अगर उसके पहले फोटो लगा दीजिए तो आपको समझ में आ जाता है कि ये प्रोसेस जो भी है ये लाइट सेंसिटिव है। तो इस प्रकार के सीड्स को हम क्या बोलते हैं? फोटोब्लास्टिक। ठीक है। इसी तरह के टेम्परेचर में भी था, अगर वहां थर्मो लगा दीजिए, थर्मोब्लास्टिक, तो इसका मतलब वो जो
सीड्स हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी हैं जो टेम्परेचर पे सेंसिटिव नहीं होते हैं, उन्हें केवल बढ़िया मतलब फिजिकल फैक्टर चाहिए, वो ग्रो कर जाएंगे किसी भी सीजन में। आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो साल भर कभी भी आप लगाइए ग्रो कर जाते हैं, तो वो टेम्परेचर और लाइट इनसेंसिटिव होते हैं। तो फोटोप्लास्टिक है। तो फोटोप्लास्टिक में अगर उसे लाइट की जरूरत है तो वो क्या होगा, पॉजिटिवली फोटोप्लास्टिक होगा। अगर उसे लाइट की जरूरत नहीं है तो वो क्या होगा, नेगेटिवली फोटोप्लास्टिक होगा। तो हम प्लांट्स को ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि जो पॉजिटिवली फोटोप्लास्टिक हो, यानी PNP, पॉजिटिवली फोटोप्लास्टिक है, तो जिन्हें की लाइट की जरूरत पड़ती है। अगर आप उन्हें अंधेरे में रखेंगे तो सीड जनरेट नहीं करेगा। तो जब हम लाइट का उनको करते हैं तो उसमें हम पॉजिटिवली फोटोप्लास्टिक कहते हैं। तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैपरिस है, आपका गाजर है, डक्कस कैरोटा है, फिर आपका है लेक्ट्यूका, सटाइवा है, और फिर रूमेक्स है, रूमेक्स नेग्रिकेंस, और वरोनिका है। ये कुछ प्लांट्स के हमने नाम लिखे हैं जो पॉजिटिवली फोटोप्लास्टिक होते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि इसमें से कौन से प्लांट्स जो हैं पॉजिटिवली फोटोप्लास्टिक हैं। तो इसी तरीके से जब हम नेगेटिवली फोटोप्लास्टिक कहेंगे तो उसमें एक इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, ग्लैडियोलस है। ग्लैडियोलस आपने देखा होगा, जो बुके वगैरह बाजार में मिलते हैं, उसमें जो लंबी लंबी स्पाइक में जो एक एक फूल अल्टरनेट निकला रहता है, वही ग्लैडियोलस है। मोस्टली, जरूर नहीं कि सारे ग्लैडियोलस हो, लेकिन उसमें ग्लैडियोलस होते हैं, वो रंग बिरंगे होते हैं, ऐसे ड्रूपिंग टाइप के। तो ग्लैडियोलस हो सकता है, और फैसेलिया हो सकता है। फैसेलिया के बाद मिराबिलिस जो है वो हो सकता है। एक नाइजेला, जिसे कलौंजी भी बोलते हैं, जो रननकुलेसी का मेंबर है, वो नाइजेला भी हो सकता है, जो निगेटिवली फोटोप्लास्टिक है। यानी इन्हें जब भी हम सीड जनरेट कराएंगे उन्हें हम ढक के रखेंगे। इसमें देखिए एक इम्पॉर्टेंट जो प्लांट है वो इसमें फोटोप्लास्टिक में, वो है निकोटियाना टैबेकम। तो निकोटियाना टैबेकम भी जो है ये एक ऐसा प्लांट है जो पॉजिटिवली फोटोप्लास्टिक है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे, उसका वो ग्रुप में नहीं कर रहा, उसका मतलब उसको क्लासिफाई हम नहीं कर रहे हैं, जो इनडिफरेंट टू लाइट होते हैं, यानी उन पर कोई असर नहीं। जैसे गेंदे का फूल आपने देखा होगा, 12 मास गेंदे का फूल आपको मिलता है, तो गेंदे के फूल पर लाइट का कोई असर नहीं है, उसकी फ्लावरिंग पर भी कोई असर नहीं है। देखते हैं ना, कभी भी चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात, आपको गेंदे का फूल जरूर मिल जाएगा। तो ये तो हो गया लाइट का। लेकिन अब लाइट असर कहां करती है?
लाइट असर कहाँ करती है? हमने पहले के लेक्चर्स में आपको कभी बताया होगा या नहीं भी बताया हो, कोई बात नहीं। जब भी फोटो होगा कहीं, तब भी कोई ना कोई रिसेप्टर होगा, और कोई रिसेप्टर होगा तो वो जो चीज होगी वो कोई पिगमेंट होगी जो लाइट को रिसीव करे और पिगमेंट हो। तो रिसेप्टर की तो अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रिसेप्टर का बारे में अभी पूरा नहीं मालूम है कि ये क्या है। कुछ लोग क्रिप्टोक्रोम बोलते हैं उन्हें, लेकिन हम पिगमेंट के बारे में कह सकते हैं कि वो फाइटोक्रोम है। ये रिसेप्टर की बात हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे कि वो रिसेप्टर क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो फोटो पीरियोडिक यानी फोटो पीरियोडिज्म का जो फिनोमेना है, उसमें लाइट को रिसीव कौन कर रहा है ये अभी तक बिल्कुल डेफिनेटली नहीं मालूम है। उसके जीन वगैरह तो खोज लिए गए हैं, लेकिन उस डेफिनेटली वो चीज मॉलिक्यूल नहीं मालूम है कि वो है क्या एक्चुअली में। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आने वाले में लेंगे। इसमें फाइटोक्रोम है, या आप जानते हैं कि PR और PFR ये इंटरचेंजेबली आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। अगर PR पर रेड लाइट डाल दी जाए तो ये PFR में चेंज हो जाता है, और अगर इस पर PFR में फार रेड लाइट डाल दी जाए तो ये PR में चेंज हो जाता है। तो यहां हम जानते हैं कि सीड जर्मेशन को प्रमोट कौन कर रहा है? जो फोटोब्लास्टिक हैं वो, उनको रेड लाइट कर रही है। अगर हम रेड लाइट को डालते हैं तो फाइटोक्रोम का कौन सा हिस्सा है जो जर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा है? क्योंकि जैसे ही लाइट डालेंगे ये इसमें चेंज हो जाएगा। तो रेड लाइट क्या बना रही है? PFR को बना रही है। ये जर्मिनेशन को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि तमाम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें आप सीड्स को रेड लाइट दीजिए, वो एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपने फार राइट रेड लाइट दे दी तो फिर से इनएक्टिव हो जाएंगे। फिर से अगर आप रेड लाइट दे दीजिए, यानी इंटरमिटेंटली अल्टरनेटिव आप देते रहें, तो जो लास्ट में देंगे उसी का असर होता है। तो उससे ये शो होता है, प्रूव भी होता है कि ये जो प्रोसेस है जर्मिनेशन का, इट डिपेंड्स अपॉन लाइट। तो लाइट इट डिपेंड्स अपॉन फाइटोक्रोम। तो जो फाइटोक्रोम है उसी पर लाल और यानी रेड एंड फार रेड का असर पड़ता है। तो चूंकि हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर चुके हैं जिसमें ये बताया जा चुका है बहुत सारे प्लांट्स में कि हमने रेड लाइट दिया उसको इंटेंसिटी, तो उसमें जर्मेशन हो गया। लेकिन हमने अगर बीच में फार रेड लाइट दे दी तो उसमें जर्मेशन रुक गया। तो इसका मतलब है कि जो लाइट है इट इज मोस्टली गवर्न्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ फाइटोक्रोम। लास्ट में जो फैक्टर है ये कोई वैसा बहुत ऐसा बड़ा फैक्टर नहीं है जिसपे कि बहुत ज्यादा बात की जाए, लेकिन फिर भी वो क्या है? सॉइल कंपोजिशन। सॉइल कंपोजिशन बेसिकली किससे रिलेट करेगा? वाटर कंटेंट से, क्योंकि सॉइल का और सीड पर ज्यादा असर नहीं है, लेकिन वो सीड पर इनडायरेक्टली असर किससे डाल रहा है? वाटर कंटेंट की वजह से डाल रहा है। तो वाटर कंटेंट की अवेलेबिलिटी, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है? ये लाइन पूरा ही लिख दें। अगर सॉइल वाटर होल्ड नहीं कर सकती, ये सैंडी सॉइल है, तो सीड को वाटर अवेलेबल नहीं होगा।
अगर सॉयल क्लेई सॉयल है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है तो भी सीड पर एडवर्स कंडीशन, उसका मतलब एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से उसे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी सीड को। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, यानी ये किस पे डिपेंड कर रही है? सॉइल टेक्सचर पर। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हम जानते हैं किस पे डिपेंड कर रही है? सॉइल टेक्सचर। तो सॉइल टेक्सचर कैसी है ये वाटर को करती है। फिर उसके बाद सॉइल में मिनरल्स की क्या स्थिति है? सॉइल में मिनरल्स की क्या स्थिति है, यानी ये उसे हाईली सलाइन बनाते हैं या सलाइन नहीं बनाते हैं, न्यूट्रल रखते हैं। तो दोनों हो सकता है। मिनरल अगर ज्यादा है तो सलाइन हो जाएगा और कम है तो न्यूट्रल ही रहेगा। सलाइन हो जाएगा तो फिर से वाटर की अवेलेबिलिटी पर असर डालेगा। उसके बाद कैपिलरी एक्शन भी है। कैपिलरी वाटर जिसे हम बोलते हैं, यानी अगर सॉइल में कैपिलरी वाटर ज्यादा है तो वो वाटर अवेलेबल नहीं है सीड के लिए, क्योंकि कैपिलरी फोर्स बहुत तेजी से, मतलब बहुत पावरफुल होता है और वो कैपिलरी वाटर को सीड को अवेलेबल नहीं होने देता है। तो सॉइल का जो कंपोजिशन है वो बेसिकली किसको डिसाइड कर रहा है कि हम ये जो वाटर है ये अवेलेबल है कि नहीं, अवेलेबल टू सीड। तो ये जो वाटर है ये अगर सीड को अवेलेबल नहीं होगा इनडायरेक्टली, और तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। और दूसरे अगर लॉगिंग हो जाएगी, बहुत ज्यादा वाटर हो जाएगा, तो उसमें फिर गैसेस की कमी हो जाती है, तो इसकी वजह से भी सीड जर्मिनेट नहीं करते हैं। तो ये 5 थोड़े से फैक्टर्स थे जो बीएससी लेवल के लिए तो बहुत सफिशिएंट है। एमएससी के लिए इसमें थोड़ा सा और जरूरत है, जिसको भी हम अगले लेक्चर में हम लेंगे उसके साथ। तो मेरे ख्याल से फैक्टर इतना ही है, और हम आगे के लेक्चर्स में आपको मेटाबॉलिक रिएक्शंस और फिजियोलॉजिकल जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं सीड जनरेशन की, उस पर टॉक